हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? भाई ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलिए जी, आज हमारी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की लास्ट रिवीजन क्लास है। आज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमारा खत्म हो जाएगा। एंड चलो जी, ओपन कर लीजिएगा अपने अपने नोट्स को। चलो जी, हमने कुछ टॉपिक बीच में से नहीं किए थे, जिनमें से ये दो तीन टॉपिक थे, प्राइस से रिलेटेड और पेरिशिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड। तो अब सबसे पहले मैं इन्हीं टॉपिक्स को आज कवर करता हूं, क्योंकि लास्ट क्लास है, आज ये टॉपिक्स खत्म करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग ऑफ द गुड्स। पेरिशिंग ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का नष्ट हो जाना, मतलब किसी कारण से अगर गुड्स नष्ट हो गए, कब नष्ट हो गए, ये दो चीजें बताता है, दो सिनेरियो बताता है कि कब कब नष्ट हो गए। फिलहाल अगर याद हो तो हमने कहा था गुड्स तीन तरीके के होते हैं, एक होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होते हैं फ्यूचर गुड्स और एक होते हैं कंटिंजेंट गुड्स। तीन तरीके के गुड्स होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स, जिसकी अपन लोग चर्चा कर चुके हैं। अब अगर मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स भी किस नेचर के? स्पेसिफिक गुड्स हैं, मतलब सिलेक्शन हो चुका है कि ये गुड्स मुझे लेने हैं, परंतु सिलेक्शन होने पर अगर ये गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं तो यहां पर दो सिचुएशन है, ध्यान रखना। पहली सिचुएशन सेक्शन 7 में, दूसरी सिचुएशन सेक्शन 8 में लिखी गई है। पहली सिचुएशन कहती है कि गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, व्हेन आई से कॉन्ट्रैक्ट, पूरे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में दो चीजें आती हैं, एग्रीमेंट टू सेल प्लस सेल, दोनों आते हैं। बट फिलहाल क्या कहता है? कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स होने से पहले, मतलब चाहे एग्रीमेंट टू सेल हो या फिर सेल हो, जो भी होने वाला है, वो करने से पहले अगर मान लीजिए गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड नहीं हुआ मगर सेलर को नहीं पता था, ये की लाइन है, ध्यान रखना। इस लाइन के बिना सेक्शन 7 करते हुए मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर ये लाइन आपने नहीं लिखी। तो अगर गुड्स को, अगर सेलर को इस बात का नहीं पता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है पर गुड्स तब तक डिस्ट्रॉयड हैं, गुड्स तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं है, फॉर एग्जांपल सेलर बायर को घोड़ा बेचने जा रहा था, सेलर को नहीं पता था कि घोड़ा मर चुका है, तो फिर क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स इज वॉइड। व्हेन आई से ना द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज वॉइड, इट डजंट मींस दैट इट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं। वो कहता है वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने वाला है वही वॉइड है। तो अगर वो एग्रीमेंट टू सेल है तो वॉइड एग्रीमेंट है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो समझ गए ना? तो यहाँ पे ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखना, कंफ्यूजन मत लेना कि वॉइड एग्रीमेंट होगा या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहां से कंफ्यूजन मत लेना। बट सीधी सी बात है, हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही वॉइड है, तो चाहे एग्रीमेंट टू सेल हो वो भी वॉइड है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो वो भी, चाहे सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो वो भी वॉइड है, दोनों वॉइड है। आई होप इट इज क्लियर। चले, फिर दूसरा कहता है गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। ओके, अब देखो जी, एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है, परंतु इससे पहले कि सेल तक पहुंचते गुड्स डिस्ट्रॉयड हो चुकी हैं, स्पेसिफिक गुड्स थी। अब उनका क्या होगा? वो जो एग्रीमेंट था वो वॉइड हो गया, यानी कि एग्रीमेंट जो है वो क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा बिफोर द रिस्क पासेस टू द बायर, क्योंकि गुड्स का रिस्क अभी बायर के पास पास ऑन तो हुआ नहीं, क्योंकि सेल तो कन्वर्ट हुई नहीं, तो एग्रीमेंट वॉइड बन जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल है इसलिए वो वॉइड हो जाएगा। समझ गए? बोलो ना हाँ। चलिए, फिर अपन लोग करने जा रहे हैं अनअसर्टेन गुड्स। अब देखो जी, अनअसर्टेन गुड्स में अगर गुड्स डिस्ट्रॉय भी हो गए तो अपने बाप का क्या जाता है, कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई फर्क नहीं पैंदा मैनू। क्यों? क्योंकि भैया अनअसर्टेन गुड्स थे, मैंने कौन सा सिलेक्शन कर लिया था, और जब मैंने अगर सिलेक्शन ही नहीं किया, मेरे सिलेक्शन से पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो इट डजंट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा रामलाल को कि रामलाल मैं तुझसे 100 बोरी चावल खरीदूंगा, उसने कहा डन, उसके गोडाउन में आग लग गई, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? मैं तो 100 बोरी चावल अब भी खरीद लूंगा, क्योंकि मैंने चावल का सिलेक्शन तो किया नहीं था। अगर मैंने चावल का सिलेक्शन किया होता और वो सिलेक्ट किए हुए चावल डिस्ट्रॉय हो गए होते तो वॉइड हो जाता, परंतु जब मैंने चावल का सिलेक्शन तो किया ही नहीं, और जब किया ही नहीं तो फिर मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि गोडाउन में कौन से चावल में आग लगी है? तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गई इतनी बात? तो इस बात का ध्यान रखना। और आगे बढ़ते हैं, फिर फ्यूचर गुड्स।
हाँ जी, फ्यूचर गुड्स तो हो गई थी। हाँ, फ्यूचर गुड्स कहते हैं इफ द फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफिक, अगर फ्यूचर गुड्स स्पेसिफिक है, फॉर एग्जांपल मेरे कहने पे आप कार बना रहे हो, मैंने कहा जी मुझे 4 टायरों वाली कार नहीं चाहिए, मेरा बैलेंस नहीं बनता, एक 5वां टायर बीच में एक और लगा दो। अच्छा, इससे हुआ क्या, फ्यूचर गुड्स स्पेसिफिक थी और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स हो गया। तो क्या ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जोड़ के देखो, क्या ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मानी जाएगी? यस, ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड फ्यूचर गुड्स के रिस्पेक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सलामत थी, बाद में लेटर ऑन जाकर उनमें प्रॉब्लम आई है और गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हमने वहां भी किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। चले, अब हम आते हैं अगला टॉपिक जो एवरी नाउ एंड देन एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक कहलाता है, जिसका नाम है प्राइस ऑफ द गुड्स। प्राइस का मतलब है कि गुड्स के बदले में जो कंसिडरेशन पे कर रहे हो। अच्छा, एग्जामिनर बहुत बार पूछ चुका है ये पेपर में कि प्राइस किस तरीके से फिक्स किया जाता है, तो मैं कह सकता हूं प्राइस फिक्स करने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, तो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके मुताबिक प्राइस पे कर दो। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई तरीका लिखा हुआ है प्राइस डिसाइड करने का, तो उस तरीके के अनुसार प्राइस पे कर दो। तो पहला बोलो एक बार दोबारा, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस नहीं लिखा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस निकालने का तरीका लिखा हुआ है, तो उस तरीके के अनुसार। तीसरा, इन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। से फॉर एग्जांपल आप कई बार अगर रियलिटी में सोच के देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में सोच के देखो, मैं बताता हूं एक रियल एग्जांपल देखो। आप गए एक कंप्यूटर वाली दुकान पे जिसपे कंप्यूटर के इक्विपमेंट, माउस, चार्जर वगैरह ये सब मिलते हैं। आप उसके पास गए, आपने कहा भैया 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 मुझे ना माउस चाहिए, माउस भी ब्लूटूथ वाला चाहिए। उसने कहा हो मेरे पास तो खत्म हो गए। तो फिर आपने कहा अच्छा अब मेरे को जाना होगा किसी और दुकान पे। उसने कहा रुको मैं मंगवाता हूँ। देखा कभी ऐसा? तो वो फोन करता है किसी व्यक्ति को, हाँ जी माउस भेज देना। अब इन दोनों पार्टीज के बीच में ना आपस में एक एग्रीमेंट है कि जब तू मुझे बेचेगा तो मैं तुझे इतने पे दूंगा। तो ये जो इन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज है, ऐसा कई बार शायद आपके साथ हुआ हो कि नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, तो मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं। फिर कहता है जी अगर मान लीजिए अगर इनमें से किसी भी तरीके से प्राइस डिसाइड नहीं हो पाया तो क्या होगा, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। अगर इन तीनों में से किसी भी तरीके से प्राइस डिसाइड नहीं हो पाया तो फिर बायर शेल पे टू द सेलर रीजनेबल प्राइस। तो बायर एक रीजनेबल प्राइस पे करेगा सेलर को। इतनी बात भी क्लियर, कह दो ना हाँ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जी डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस बाय द थर्ड पार्टी। ओके, कई बार ऐसा होता है एग्रीमेंट में, मैंने कहा ना सेकंड मेथड क्या लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट में तरीका लिख दिया जाता है। तो कई बार तरीका क्या मेंशन कर दिया जाता है एग्रीमेंट में कि भैया प्राइस जो है वो थर्ड पार्टी निकालेगी, ये जो है ना बाय एन एक्सपर्ट निकालेगा। तो कई बार जब एक्सपर्ट ने प्राइस निकालना होता है तो वो एक्सपर्ट जो है वो प्राइस नहीं निकालता, वो वैल्यूएशन नहीं करता। तो अगर एक्सपर्ट वैल्यूएशन नहीं करता तो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। परंतु अगर यहीं पर पेच दूसरा फंसा हुआ हो, फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट वैल्यूएशन करने आ रहा है परंतु एक पार्टी उसे वैल्यूएशन करने नहीं दे रही। अगर मान लीजिए एक पार्टी वैल्यूएशन करने नहीं दे रही वैल्यूअर को, तो फिर जो पार्टी एट फॉल्ट है विल बी लायबल टू पे डैमेजेस टू द एग्रीड पार्टी। तो उस केस में पार्टी एट फॉल्ट जो भी ये गड़बड़ कर रही है, वैल्यूअर को नहीं करने दे रही वैल्यूएशन, दे शैल बी लायबल टू द एग्रीड पार्टी टू पे द डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गई इतनी बात। फिर हमने कंडीशन वारंटी सारा कर लिया था। फिर हमने ओनरशिप से रिलेटेड भी सारा कर लिया था। रिस्क पासेस विद द ओनरशिप भी हो गया था। हाँ जी, अब हम आ रहे हैं डिलीवरी पर। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? देखो जी, तुमने मेरे सर पे बंदूक रखी और मेरी कार ले गई, ये डिलीवरी नहीं है, क्योंकि डिलीवरी का मतलब होता है वॉलेंटरी। वर्ड है वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोसेशन। जब वॉलेंटरी अपनी इच्छा से मैं अपनी गुड्स को तुम्हारे पोसेशन में दे देता हूं तो दिस इज कॉल्ड डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो डिलीवरी 3 तरीके की हो सकती है। एक होती है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है जब गुड्स फिजिकली मैं तुम्हारे पोसेशन में दे रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी। फॉर एग्जांपल तुमने मेरा मोबाइल खरीदा, तुमने मेरे से पेन खरीदा, तुमने मुझसे फेविकॉल खरीदी, तो फिर दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है ना? तो यानी कि इनकी खास बात क्या है, गुड्स फिजिकली पोसेशन में ट्रांसफर की जाती हैं बायर के। फिर आती है एक डिलीवरी कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी। हाँ जी, लाइव नहीं चल रहा, रिकॉर्डिंग चल रही है। ये कौन है? ये ऋषभ गुप्ता। ये नालायक चलती क्लास में, लाइव क्लास में वेजिटेरियन सुनेगा तब इसे विश्वास होगा कि हाँ जी रिकॉर्डिंग नहीं लाइव ही है।
ऑन द स्पॉट लाइव गाली खाएगा ये वेजिटेरियन वाली। चलिए हो गया आभास। सिंबॉलिक डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब होता है कि जब आप गुड्स डिलीवर नहीं बल्कि उनकी कोई निशानी डिलीवर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डिलीवर कर रहे हैं या फिर कीज डिलीवर कर रहे हैं, तो फिर इसे क्या कहा जाता है, सिंबॉलिक डिलीवरी। तो सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब क्या, गुड्स डिलीवर नहीं हो रही, उनकी निशानी लाइक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, लाइक कीज, ये डिलीवर हो रही हैं, तो इसे सिंबॉलिक डिलीवरी कहते हैं। फिर आता है जी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी का मतलब होता है कि जब गुड्स आप किसी थर्ड पर्सन को डिलीवर करते हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऋषभ गुप्ता ने मुझसे पैसे लेने थे, आज मेरे घर के बाहर मान लीजिए शालिनी आई हुई है, तो शालिनी ने मुझे कहा, शालिनी ने कि मुझे ना ऋषभ ने भेजा है। मैंने कहा ओह अच्छा, किस लिए? तो शालिनी ने कहा वो जो आपने ऋषभ को 1 लाख रुपए देने हैं ना, उस लिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने 1 लाख रुपए दिए, शालिनी जाने लगी, मैंने पीछे से आवाज लगाई, मैंने कहा रुको रुको शालिनी रुको। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा 1 मिनट रुको, मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए हैं, जरा बात तो करवाओ ऋषभ से। हाँ, तो मैंने नंबर मिलाया ऋषभ का, मैंने कहा टुंग 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 टुंग, मैंने कहा हेलो ऋषभ। उसने कहा हाँ। मैंने कहा ये शालिनी को भेजा था तुमने पैसे लेने के लिए? उसने कहा हाँ। मैंने कहा लो बात करो, पैसे दे दिए हैं मैंने उसे। अब बताओ शालिनी ने एक्नॉलेज कर दिया? यस, शालिनी ने एक्नॉलेज कर दिया। जब इस तरीके से थर्ड पार्टी को गुड्स डिलीवर करते हो और वो एक्नॉलेज करता है कि मैं बायर के बिहाफ पर रिसीव कर रहा हूं गुड्स को, तो इसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। यहां पर एक्नॉलेजमेंट होती है। बोलो जी हां, क्लियर हो गई इतनी बात? तो यहां पर एक्नॉलेजमेंट होती है। और आगे बढ़ते हैं जी, और आगे बढ़ते हैं। अब आता है रूल्स रिगार्डिंग इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द गुड्स। रूल्स रिगार्डिंग इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द गुड्स। हाँ जी, क्या डिलीवरी से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं? देखो जी क्या क्या रूल्स हैं। पहला, पोसेशन ऑफ गुड्स। गुड्स की डिलीवरी तब वैलिड डिलीवरी मानी जाती है जब डिलीवरी के कंसिक्वेंसेस, डिलीवरी का परिणाम होता है कि गुड्स सेलर से सीधा किसके पास जा रहे हैं, बायर के पास, या फिर उसके एजेंट के पास, उसके बिहाफ पर किसी और के पास। तो यानी कि जब गुड्स सेलर से बायर के पास चले जाएं तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव डिलीवरी। अच्छा, दूसरा रूल कहता है कि सेलर तुम तब तक डिलीवर नहीं करोगे जब तक बायर गुड्स के लिए अप्लाई नहीं करेगा, बट सेलर जैसे ही बायर गुड्स के लिए अप्लाई करेगा, इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फिर गुड्स को आप डिलीवर करो। यानी कि सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर अनलेस द बायर मेक्स अ डिमांड फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। थर्ड, प्लेस फॉर द डिलीवरी। देखो जी, प्लेस, या तो प्लेस मेंशन होगा डिलीवरी का, तो फिर डिलीवरी उसी प्लेस पे मेंशन होनी चाहिए और बिजनेस आवर्स में होनी चाहिए और वर्किंग डे पर होनी चाहिए। परंतु अगर प्लेस मेंशन नहीं है तो फिर डिपेंड करेगा सेल, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, इन केस ऑफ सेल, अगर सेल हो रहा है तो वहीं पर डिलीवरी होगी जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो वहीं पर होनी चाहिए जहां पर डिलीवरी, जहां पर एग्रीमेंट टू सेल हुआ था। और अगर अदरवाइज वहां पर डिलीवरी होनी चाहिए जहां पर गुड्स प्रोड्यूस हुई थी या फिर मैन्युफैक्चर्ड हुई थी। तो डिपेंड करता है कि देखो जी, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसी पार्टिकुलर प्लेस पे हुआ तो वहीं पर होनी चाहिए, एग्रीमेंट टू सेल किसी पार्टिकुलर प्लेस पे हुआ वहीं पे होनी चाहिए। अगर मान लीजिए फोन पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कोई पार्टिकुलर प्लेस पे नहीं हुआ, तो फिर जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती हैं वहीं पर डिलीवरी होगी, अनलेस अंटिल पार्टीज एग्रीज अदरवाइज। पार्टीज कुछ और भी एग्रीज कर सकती हैं। ठीक होगी इतनी बात? आगे, टाइम फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। हाँ जी, देखो जी अगेन बड़ी सीधी सी बात है, या तो अगर डिलीवरी का टाइम प्रेस्क्राइब है तो प्रेस्क्राइब टाइम पे डिलीवर होनी चाहिए, बट अगर गुड्स का टाइम, अगर डिलीवरी का टाइम प्रेस्क्राइब नहीं है तो वो रीजनेबल टाइम पे डिलीवर होनी चाहिए। ठीक हो गई इतनी बात भी? आगे फिर कहता है गुड्स इन द पोसेशन ऑफ थर्ड पर्सन। अगर मान लीजिए डिलीवरी आप सीधा बायर को नहीं, बायर के बिहाफ पर किसी थर्ड पर्सन को कर रहे हैं, ऋषभ गुप्ता की जगह शालिनी को डिलीवरी हो रही है, तो क्या ये वैलिड डिलीवरी है? हाँ, अगर शालिनी एक्सेप्ट करती है कि मैं ऋषभ गुप्ता के बिहाफ पर डिलीवरी ले रही हूं, ठीक है ना भाई। ऋषभ गुप्ता, तेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी ना शालिनी के नाम के अलावा, तो वो छोड़ के जाएगी, देख तुझे। चले फिर एक्सपेंसेस फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। हाँ जी, देखो जी, जहां तक पैकिंग एक्सपेंसेस की बात रही
कि गुड्स को इस हालत में पहुंचाना कि वो तैयार हो सकें, तो पैकिंग एक्सपेंसेस तो कौन बियर करेगा? डिलीवरी स्टेट में लाने के लिए एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? सेलर बियर करेगा। और जहां तक ट्रांसपोर्ट वगैरह के खर्चे के सवाल है तो वो बायर बियर करेगा। मगर ये और बात है कि सेलर और बायर आपस में जो भी है एग्रीमेंट करके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर कहता है जी पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स। देखो जी 1000 किलो शुगर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर मैं लेके आया हूं आज 700 किलो, तो बायर ने कहा भाई मैंने तो 1000 किलो मंगवाई थी, आप 700 किलो लाए हो। मैंने कहा हैंग ऑन, एक ट्रक में 700 ही आ रही थी, दूसरा ट्रक आता ही होगा। लोग कहते कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पार्ट डिलीवरी कर रहे हो, इंटेंशन ये है कि बाद में पूरी डिलीवरी होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने पार्ट डिलीवरी की ये कहते हुए कि यार 1000 किलो शुगर तुमने कहा था मगर मैं 700 किलो ही सप्लाई कर पाया हूं, तो बायर का तो नुकसान है। अब वो 300 किलो लेने जाएगा कहीं पे तो उसे रेट महंगा मिलेगा, 1000 किलो का रेट सस्ता था, तो इसलिए बायर इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये वैलिड डिलीवरी नहीं हुई है। चले हाँ कह सकते हो मोहम्मद अकरम अली जी। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। हाँ जी ध्यान रखना, अब मान लीजिए आपने डोमिनोज से मंगवाए 40 पिज्जा और वो डोमिनोज वाले ले आए 50 पिज्जा, यानी कि एक्सेस डिलीवरी। तो आपके पास कितने ऑप्शन हैं? पहला ऑप्शन, भाई घर आए डोमिनोज को ठुकराया नहीं करते, तो इसलिए 50 के 50 लपेट दो, मगर इस मामले में आपको पूरे 50 के पैसे देने होंगे। दूसरा, 50 आया है 40 ले लो, 10 वापस कर दो। यानी कि जब भी एक्सेस डिलीवरी होगी तो कितना ऑप्शन है आपके पास? एक्सेप्ट करो जो क्वांटिटी, एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी, और बाकी को रिजेक्ट करो, सारे के सारे को एक्सेप्ट कर दो। और तीसरा एक बोगस ऑप्शन ये भी है कि आप कहो जी नहीं नहीं नहीं, तुमने मेरे दिल पे चोट पहुंचाई है, मैं ये नहीं लेना चाहता, हमने तो 40 मंगवाए थे, तो कोई दिक्कत नहीं। लॉ कहता है अगर आपने मना भी किया ना तो भी ये जो डिलीवरी करने वाला आया है तो फिर भी उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो दोबारा से एक बार ऑफर कर सकता है डिलीवरी, वो तुम्हें 40 डब्बे ऑफर कर देगा, ठीक है ना। तो कहता है इवन इन केस ऑफ अ डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस, यानी कि डिलीवरी देने वाले के पास एक और ऑप्शन है कि वो दोबारा अगले मौके पे ढंग की डिलीवरी कर देगा। फिर आता थी शॉर्ट डिलीवरी। शॉर्ट डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि मैंने मंगवाए थे 40 डोमिनोज, आए हैं मेरे पास 30। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? अब देखो जी 30, 10 मेहमान क्या मैं एक दूसरे का मुंह देखने के लिए बैठाऊंगा? मैं पूरा रिजेक्ट कर सकता हूं, यहां पर पूरे रिजेक्ट कर सकता हूं। ठीक हो गई इतनी बात। आगे फिर आता है मिक्स्ड डिलीवरी। मैंने मंगाए थे डोमिनोज के पिज्जा, अच्छा डोमिनोज वो आए 30 डोमिनोज और 20 पिज्जा हट। भाई मुझे पिज्जा हट नहीं खाने थे, तो इसलिए अगर मिक्स डिलीवरी होती है तो फिर इसे शॉर्ट डिलीवरी कहा जाता है। मगर फिर यहां पर एक ऑप्शन मिलता है क्या, कि बायर कहता है चल 30 ये सही 20 वो सही, मतलब बायर उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक हो गई इतनी बात। तो ये हुआ डिफरेंट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट। फिर आता है डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट। ये बड़ा खतरनाक है। वो क्या कहता है? कहता है मान लीजिए मैंने तुम्हें अपनी कार बेची है, अब मैं पहले दिन ना 2 टायर लेके आया, मैंने कहा रखो, अगले दिन मैं स्टीयरिंग लेके आया, तुमने कहा अब क्या करूं? मैंने कहा लगाना शुरू करो, धीरे धीरे 2 टायर का लाऊंगा, फिर उसके बाद गद्दियां लाना शुरू करूंगा, सीटें लाना शुरू करूंगा। ये हो क्या रहा है? ये तो बड़ी बदतमीजी है। क्या कार इस तरीके से डिलीवर होगी? ऐसा थोड़ा ना होता है। तो कार पता लगा टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में जा रही है। क्या ये गलत नहीं है? गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो फिर अगर मान लीजिए डिलीवरी आप इंस्टॉलमेंट में करते हो तो फिर इसे वैलिड डिलीवरी नहीं कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स डिलीवर्ड। दूसरी बात अगर मान लीजिए गुड्स डिलीवर्ड हो जाती हैं, किसको? कैरियर को या फिर वॉर फिंगर को। वॉर फिंगर मतलब जो गोडाउन कीपर होता है, तो इसे भी वैलिड डिलीवरी माना जाएगा। यस, डिलीवरी टू द कैरियर और डिलीवरी टू द वॉर फिंगर फॉर द पर्पस ऑफ सेफ कस्टडी, या फिर डिलीवरी टू द कैरियर फॉर द डिलीवरी टू द बायर विल अमाउंट टू अ वैलिड डिलीवरी। ये एकदम वैलिड डिलीवरी है कि मतलब आपने डिलीवरी बायर को कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप गंगा के समान पवित्र हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है डिटोरेशन ऑफ द गुड्स ड्यूरिंग द ट्रांजिट। अच्छा, मान लीजिए रास्ते में अगर जाते जाते गुड्स में कुछ लॉस हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पानी सप्लाई किया था, अब पानी जाते रास्ते में थोड़ा सा डुल गया, तो अब क्या करें? देखो जी लॉस 2 तरीके का हो सकता है, एक होता है नेचुरल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है ना।
कहता है जी where the seller agree to deliver goods at his own risk at a place other than the place where the goods are lying at the time of contract of sale। हाँ जी, तो फिर अगर सेलर गुड्स को डिलीवर कर रहा है तो नेचुरल लॉस कौन बियर करेगा? बायर शेल बियर द लॉस ऑफ डिटोरेशन, दैट इज नेचुरल लॉस, बट एबनॉर्मल लॉस में सेलर बियर करेगा। चलिए फिर कहता है रूल्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ये क्या कहना चाहता है? कहता है मान लीजिए बायर ने गुड्स के लिए, गुड्स रिसीव होने के बाद सेलर को कॉल किया कि जी गुड्स बहुत अच्छी हैं और मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट हैं, ले भाई ले भाई। या फिर उसने कोई ऐसी हरकत की जो कि कोई अपनी गुड्स के साथ ही करता है, फॉर एग्जांपल प्लेज कर दी, ठीक है ना। या फिर रीजनेबल टाइम बीत जाने के बावजूद भी उसने गुड्स को वापस नहीं किया, लो जी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गुड्स एक्सेप्ट हो चुके हैं। तो ये वो केसेस हैं जब गुड्स को एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। कब कब? ये हमने पहले भी पढ़े हैं। कहां पर पढ़े हैं? ये हमने पहले भी पढ़े हैं जब हमने कहा था कि कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जाएगा, यही के यही थे। या फिर सेल ऑन अप्रूवल में भी हमने यही पढ़े। पहला, जब बायर सेलर को इन्फॉर्म कर दे मुझे गुड्स स्वीकार हैं। दूसरा, जब बायर सेलर के साथ गुड्स के साथ कुछ ऐसा करे जो व्यक्ति अपनी गुड्स के साथ ही करता है, फॉर एग्जांपल प्लेज कर दे। तीसरा, जब बायर गुड्स को क्या करे, रीजनेबल टाइम बीत जाने के बावजूद भी गुड्स को अपने कब्जे में रखे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। मान लीजिए बायर ने सेल्स ऑन अप्रूवल पे गुड्स आई थी, बायर ने मना कर दिया सेलर को, जी मैंने गुड्स यूज किए मगर मुझे मजा नहीं आ रहा। अब सेलर, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि गुड्स को बायर के घर से खुद उठवाओ। बायर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स, क्योंकि उसने आपको इन्फॉर्म कर दिया, बस उसकी ड्यूटी यहीं खत्म है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। चले फिर कहता है लायबिलिटी ऑफ द बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अच्छा, मतलब अगर बायर मना कर देता है गुड्स की डिलीवरी रिसीव करने से तो फिर क्या होगा? कहता है जी अगर मान लीजिए सेलर एकदम रेडी है, अभी हमने रूल्स रिगार्डिंग वैलिड डिलीवरी में कहा कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर टू बी रेडी फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स बट बायर हैज टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। मान लीजिए सेलर एकदम रेडी था, बिल्कुल रेडी था और बायर को अप्लाई करना था, बट बायर ने अप्लाई नहीं किया डिलीवरी के लिए, तो फिर तो जो सेलर को जो भी लॉस हो रहा है, जो भी लॉस सेलर को हुआ ये जो बायर के कॉल ना आने के कारण, तो फिर उसका सारा, फॉर एग्जांपल उसे वहां पर गोडाउन का रेंट पे करना पड़ रहा है, उसे उस जगह का पार्किंग पे करना पड़ रहा है, तो सारा कॉस्ट कौन बियर करेगा? बायर बियर करेगा। ठीक हो गई इतनी बात। और आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला कॉन्सेप्ट अनपेड सेलर। अनपेड सेलर क्या कहता है? अनपेड सेलर होता है मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे पूरा प्राइस गुड्स का पे नहीं हुआ है, द होल प्राइस ऑफ गुड्स हैज नॉट बीन पेड, या फिर ऑफर नहीं हुआ है, या फिर जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक दिया गया था मगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक डिसऑनर्ड हो गए हैं। अच्छा, पूरे का पूरा अमाउंट मतलब इसे पे नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा कुछ केसेस यहाँ लिखे हुए हैं। एस ने सोल्ड की गुड्स बी को कितने की? 15,000 रुपए की, बी ने केवल 10,000 रुपए पे किए, तो क्या एस अनपेड सेलर है? हाँ। एस ने गुड्स की सोल्ड की बी को 15,000 रुपए की ऑन अ क्रेडिट ऑफ 2 मंथ और 1 महीना एक्सपायर्ड हुआ है। अभी अनपेड सेलर नहीं बना क्योंकि अभी 1 महीने का क्रेडिट पीरियड और बचा है। फिर कहता है एस सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹15,000 ऑन अ क्रेडिट ऑफ 2 मंथ एंड क्रेडिट पीरियड एज एक्सपायर्ड बट द प्राइस रिमेन्स अनपेड, तो यहां पर ये अनपेड सेलर है। हाँ। फिर S sold goods to B for ₹15,000 on a credit of 2 months and 1 month has expired, but S received a news that B has become insolvent. पक्की बात है कि अगर B इंसॉल्वेंट हो गया तो 1 महीने में तो इंसॉल्वेंसी से बाहर निकलेगा नहीं, तो इसका मतलब गुड्स तो क्या हो चुका है? अनपेड सेलर बन चुका है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी से बाहर निकलने में 3-4 साल लग जाते हैं। ओके, जब हम राइट्स ऑफ अनपेड सेलर की बात करते हैं ना, तो अनपेड सेलर को ध्यान रखना 2 तरीके के राइट्स मिलते हैं। एक मिलता है राइट अगेंस्ट द गुड्स और दूसरा मिलता है राइट अगेंस्ट द बायर। जब मैं राइट अगेंस्ट द गुड्स की बात करता हूं तो इन राइट्स को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहला, जब ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हो चुकी है बायर को, और दूसरा जब ओनरशिप ऑफ द गुड्स अभी ट्रांसफर नहीं हुई है।
जब ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हो चुकी है बायर को, तो सेलर को 3 राइट मिलते हैं, लियन का राइट, स्टॉपेज का राइट, रीसेल का राइट। और जब ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई है, हैज नॉट बीन ट्रांसफर टू द बायर, तो अनपेड सेलर को जो राइट मिलता है उसे कहते हैं राइट ऑफ विद होल्डिंग द डिलीवरी। इसके अलावा अनपेड सेलर के कुछ राइट्स अगेंस्ट द बायर्स भी होते हैं, जिसकी हम चर्चा अब करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं राइट अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन। लियन कब मिलता है, रिकॉल करो मेरे साथ। लियन का राइट अगेंस्ट द गुड्स है। दूसरा, ये तब मिलता है जब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। अच्छा, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, ओके, और सेलर को पेमेंट नहीं मिली है। यस, इसका मतलब सिचुएशन कुछ इस तरीके की होगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये तो कल करवाया था। हाँ, तो मैंने कहा था ना आज रिवीजन भी करवा दूंगा ना, ठीक है ना। तो रिवीजन हो रही है तो अच्छी बात है ना, नालायक। लो जी, यहां कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल्स, ठीक है। यहां पर प्राइस की पेमेंट होनी थी और यहां पर डिलीवरी होनी थी। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्राइस की पेमेंट नहीं हुई, गुड्स किसके पास है, सेलर के। क्या सेलर बायर को गुड्स डिलीवर करेगा, नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इसका मतलब ओनरशिप भी चली गई होगी। ओनरशिप किसकी हो चुकी है, बायर की। प्राइस पे नहीं हुआ तो सेलर बन गया अनपेड सेलर। अब बायर की गुड्स है मगर सेलर के कब्जे में है, तो सेलर वो कब्जा रिलीज नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ लियन। बायर की गुड्स सेलर अपने कब्जे में रख रहा है, दिस इज कॉल्ड लियन। लॉ कहता है अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लियन कब कब अराइज होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गुड्स सोल्ड हुई हैं विदाउट एनी क्रेडिट, कोई क्रेडिट पीरियड नहीं मिला, आपने आज रात को पेमेंट करनी थी, सुबह गुड्स देनी थी, बस इतना सा टाइम था, आपने पेमेंट नहीं की, मैंने सुबह डिलीवर नहीं की। नेक्स्ट, मान लीजिए गुड्स क्रेडिट पर डिलीवर्ड सोल्ड हुई हैं बट क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड होने के बावजूद भी वो अभी पेमेंट आपको नहीं आई है। तीसरा, जहां पर बायर इंसॉल्वेंट बन चुका है। परंतु कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर अनपेड सेलर का राइट ऑफ लियन लॉस्ट हो जाता है। पहला, लियन का मतलब होता है गुड्स सेलर के कब्जे में है। अगर किसी भी वक्त सेलर के कब्जे से गुड्स बाहर निकली, लियन गया। फॉर एग्जांपल कैसे, मान लीजिए गुड्स डिलीवर हो गई कैरियर को, मान लीजिए गुड्स डिलीवर हो गई बायर को, मान लीजिए सेलर ने खुद ही कहा कि मुझे नहीं करना, लियन एक्सरसाइज नहीं करना, मैं रिश्ते बनाने में विश्वास करता हूं, तोड़ने में नहीं। ओके, मान लीजिए सेलर को खुद ही चुल मची हुई थी और उसने अपना राइट ऑफ लियन खुद ही स्टॉपल के द्वारा छोड़ दिया। कैसे, फॉर एग्जांपल बायर ने पेमेंट नहीं दी, बावजूद इसके सेलर ने गुड्स रेलवे या बिल ऑफ लेडिंग में करवाई और बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसिप्ट बायर के नाम पे इश्यू करवाई। तो मतलब जब तेरे को पेमेंट नहीं मिली बावजूद इसके तो रेलवे रिसिप्ट बायर के नाम पे इश्यू करवा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, बस दुआएं दे सकते हैं फिर तो तुझे, और कुछ नहीं, क्योंकि तूने अपना लियन का अधिकार छोड़ दिया है। ठीक हो गई इतनी बात। आगे फिर आता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। हाँ जी, अनपेड सेलर का अधिकार स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब आता है ये सुनिएगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हो गया, गुड्स डिलीवर्ड हो गई ट्रांसपोर्टर को, गुड्स अभी रास्ते में थी कि इतने में न्यूज आई कि बायर जो है वो इंसॉल्वेंट बन चुका है। तो इसकी सिचुएशन क्या है देखिएगा, गुड्स अभी ट्रांजिट में हैं, मतलब सेलर को छोड़ चुकी हैं बट बायर के पास नहीं पहुंची हैं, बायर इंसॉल्वेंट बन चुका है। अनपेड सेलर राइट ऑफ लियन केवल तब एक्सरसाइज कर सकता है जब उसका प्राइस की पेमेंट नहीं हुई है, ठीक है, तब ये राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है। अच्छा, ट्रांजिट का एंड कब होता है, ये जो ट्रांजिट में गुड्स हैं इसका एंड कब होता है। ट्रांजिट एंड तब होता है जब गुड्स मान लीजिए बायर ले लेता है, बायर मान लीजिए गुड्स को ले लेता है। ओके, अगर बायर मान लीजिए गुड्स को ले लेता है या बायर बीच में ही गुड्स को इंटरसेप्ट करके बीच रास्ते से ले लेता है, इंटरसेप्शन बाय द बायर, ठीक है, जहां पर कैरियर जो गुड्स को लेके आ रहा है बायर को एक्नॉलेज करता है कि मालिक गुड्स आपके भी यहां पर अब मेरे पास है, चिंता मत करना। जब कैरियर जिस पे गुड्स आ रही हैं वो खुद बायर का ही कैरियर है, बताओ जी, हो गई बात फिर तो। नेक्स्ट, अगर आप पार्ट डिलीवरी कर चुके हो, ठीक है, तो फिर बाकी गुड्स के लिए भी माना जाता है कि बस हो गई डिलीवरी, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। चलिए जी, फिर आता है हमारे पास राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन गुड्स में डिफरेंस, जो मैंने आपको कहा था कि एक बार आप पढ़ सकते हो, आप सिंपल सा है। आगे ये पॉइंट बड़ा रेलेवेंट है, इफेक्ट ऑफ सब सेल और द प्लेज बाय द बायर। आप सुनो जी, हुआ क्या, राइट ऑफ लियन या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया गया किसके द्वारा, अनपेड सेलर के द्वारा, मगर बायर और ज्यादा कलाकार निकला।
उसने एक तो सेलर को अनपेड सेलर बना दिया, मतलब पेमेंट नहीं की। अच्छा, और फिर उसने पहली बात तो सेलर को पेमेंट नहीं की, और दूसरी बात गुड्स को उठाकर आगे बेच दिया या प्लेज कर दिया। हे माता जी, अब क्या होगा? देखो जी, दो सिचुएशन हो सकती है। अगर बायर ने ऐसा किया है सेलर से पूछ के, तो वो सेल वैलिड है या प्लेज वैलिड है। बट अगर बायर ने सेलर से पूछे बिना ये किया है, तो ये सेल इनवैलिड है, सेल इनवैलिड है। इसमें तीसरा केस एक और बनता है। वो क्या? अगर मान लीजिए बायर जो है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स ट्रांसफर कर चुका है सब बायर को, जो कि गुड फेथ में है और कंसिडरेशन में है, तो भी लॉ कहता है ये सेल और प्लेज जो भी, ये सेल जो है वो वैलिड है, एब्सोल्युटली वैलिड है। अगर स्टॉपेज इन गुड्स अभी स्टॉपेज में है, मतलब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया गया, मगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स सेलर ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है बायर को, और बायर ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है वो आगे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो भी ये सेल और प्लेज जो हुई है वो वैलिड है। क्योंकि गलती सेलर तेरी है ना, तेरे को पेमेंट नहीं मिली और तूने उठा के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया, तो बायर ने उठा के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अगर गुड फेथ वाले बायर को दे दिया तो खत्म, गेम खत्म। अब तुम्हारी सेल वैलिड है या प्लेज वैलिड है। और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, राइट ऑफ रीसेल। सवाल उठा, क्या अनपेड सेलर के पास रीसेल करने का अधिकार होता है क्या? क्या अनपेड सेलर के पास रीसेल करने का अधिकार होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। अच्छा, कब होता है? पहला, जब गुड्स पेरिशेबल नेचर की होती हैं, यानी कि जो जल्दी खराब होने का खतरा होता है। दूसरी बात, जब अनपेड सेलर ने राइट ऑफ लियन या फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया है, तो फिर उसके पास ये अधिकार है अनपेड सेलर के पास कि इन गुड्स को वो फर्दर रीसेल कर सकता है, परंतु एक शर्त है कि उसे नोटिस जरूर देना पड़ेगा। तीसरा, अगर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर बायर ने पेमेंट नहीं दी और सेलर अनपेड सेलर बना, तो अनपेड सेलर के पास यह अधिकार होगा कि वो बिना नोटिस दिए भी गुड्स को आगे ट्रांसफर सेल कर सकता है। तो इन तीनों केसेस में अनपेड सेलर के पास राइट टू रीसेल होता है। फिर कहता है कुछ अलग सिचुएशन, कहता है अनपेड सेलर ने अगर मान लीजिए रीसेल का अधिकार किया मगर नोटिस नहीं दिया, तो इस केस में जिसने गुड्स ली हैं वो तो वैलिड है, बट बायर जिसको नोटिस नहीं दिया तुमने, बायर के पास अधिकार रहेगा अनपेड सेलर से डैमेजेस क्लेम करने का। ध्यान रखना, तो डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं किससे? सेलर के अगेंस्ट। ओके, नेक्स्ट। फिर कहता है अगर मान लीजिए अनपेड सेलर ने बिना नोटिस दिए हुए गुड्स को सेल कर दिया आगे, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि उसके पास रीसेल का अधिकार है, परंतु उसने नोटिस नहीं दिया। लॉ कहता है अगर एग्रीमेंट में अनपेड सेलर को यह अधिकार है तो उसे कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, बिना नोटिस दिए हुए वो फर्दर रीसेल कर सकता है। तो ये सारे हमारे अधिकार थे जब ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। फिर हम आते हैं उन सिचुएशन पे जहां पर ओनरशिप ऑफ द गुड्स अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, यानी कि अभी ओनरशिप सेलर के पास ही है, पेमेंट मिलनी थी, पेमेंट नहीं मिली, तो अब सेलर, ओनरशिप भी सेलर की है, क्या गुड्स डिलीवर करेगा? नहीं। अब मैं इसे लियन नहीं कहता, लियन तब होता है जब ओनरशिप डिलीवर हो चुकी हो बायर की और बायर की गुड्स सेलर अपने कब्जे में रखे, बट यहां पे तो ओनरशिप डिलीवर नहीं हुई, तो ओनरशिप भी किसकी है? सेलर की, तो फिर गुड्स भी किसके पास है? सेलर के पास। तो इसका मतलब यहां पर राइट होता है विद होल्डिंग ऑफ डिलीवरी। यहां पर सेलर अधिकार एक्सरसाइज करता है जिसे हम राइट ऑफ विद होल्डिंग द डिलीवरी कहते हैं। ठीक है जी। फिर हम आते हैं राइट अगेंस्ट द बायर पर। देखो जी, ऐसा है, अनपेड सेलर के कुछ अधिकार बायर के खिलाफ भी होते हैं। वो कौन कौन से अधिकार होते हैं? पहला, अनपेड सेलर के पास अधिकार है कि वो बायर से प्राइस रिकवर कर सकता है गुड्स का। ठीक है ना, अनपेड सेलर तुम्हारे पास राइट है। अगर अच्छा, अनपेड सेलर्स के राइट अगेंस्ट द बायर कब एक्सरसाइज होते हैं? जब बायर के पोसेशन में गुड्स पहुंच चुकी है, तो ना आपके पास लियन है, ना आपके पास स्टॉपेज है, ना आप रीसेल कर पाओगे क्योंकि गुड्स बायर के पास जा चुकी हैं। तो अब आपके पास जो अधिकार हैं वो केवल बायर के अगेंस्ट हैं। तो बायर के अगेंस्ट आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं? पहला अधिकार कि आप उसे प्राइस के लिए केस कर सकते हो।
आप उसके ऊपर डैमेजेस का केस कर सकते हो, आप उसके पास इंटरेस्ट का केस कर सकते हो। इंटरेस्ट का रेट क्या होना चाहिए हम नहीं बता सकते, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। इंटरेस्ट एट द रेट एज मे बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। जिस प्रकार के अनपेड सेलर के अधिकार हैं बायर के पास, उसी प्रकार से कुछ बायर के अधिकार भी होते होंगे अनपेड सेलर के अगेंस्ट। यस, होते हैं ना। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए सेलर ने वादा करने के बावजूद भी गुड्स की डिलीवरी नहीं की, तो बायर के पास अधिकार आएगा डैमेजेस क्लेम करने का। दूसरी बात, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये कब अराइज होता है, ये राइट ध्यान रखना। अगर गुड्स जो है रेयर आर्टिकल की फॉर्म में है, मतलब स्पेशल नेचर की है, यूनिक नेचर की गुड्स हैं। दूसरी बात, अगर डैमेजेस को एडिक्वेट रेमेडी नहीं माना जाएगा। तीसरी बात, जब गुड्स स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक गुड्स हैं कि ये वाली गुड्स हैं, रेयर आर्टिकल की फॉर्म में हैं और डैमेजेस को एडिक्वेट रेमेडी नहीं माना जाता, तब गुड्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है। सिमिलरली, ब्रीच फॉर द सूट फॉर द ब्रीच ऑफ द वारंटी, जब बायर को जब मान लीजिए ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं, ब्रीच ऑफ वारंटी का केस है, तो फिर ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में भी बायर सेलर के खिलाफ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। हाँ, कर सकता है, क्योंकि सेलर ने ज्यादा प्राइस चार्ज किया था वारंटी देते हुए और वो ज्यादा प्राइस का बेनिफिट बायर को मिला नहीं, तो बायर कैन क्लेम डैमेजेस। ठीक है जी। फिर रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। हाँ जी, बायर के पास एक और अधिकार है। हाँ जी, वो क्या, वो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से पहले कॉन्ट्रैक्ट को मना कर दिया, तो बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा ट्रीट करते हुए डैमेजेस क्लेम कर सकता है। डैमेजेस, और मतलब कह सकता है कि मुझे डैमेजेस चाहिए। याद करो ना, डैमेजेस हमने निकाले भी थे, नॉर्मल डैमेजेस, नेचुरल डैमेजेस। डैमेजेस निकालने का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। डैमेजेस इमीडिएटली भी क्लेम किए जा सकते हैं या फिर वेट भी किया जा सकता है परफॉर्मेंस के दिन तक का भी, तो दोनों टाइम पे किए जा सकते हैं। फिर आता है लास्ट पॉइंट, सूट फॉर द इंटरेस्ट। बायर के पास भी अधिकार है कि वो सेलर को स्यू कर सकता है इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए भी। इंटरेस्ट क्या होगा, जो कोर्ट अवार्ड करेगा। आगे आते हैं रूल्स रिगार्डिंग सेल बाय ऑक्शन। अच्छा, ये ऑक्शन क्या होता है? ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी की प्रक्रिया। अच्छा, नीलामी, तो नीलामी से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, ध्यान से सुनना क्या क्या रूल्स हैं। मान लीजिए मैं अपना सब कुछ बेचकर हमेशा के लिए यूएसए ट्रांसफर हो रहा हूं, काल्पनिक एग्जांपल है, सुन लेना, कहीं पता लगा पोपली गया नहीं। अब मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बेचने को, मेरे पास मेरी कारें हैं, मेरे पास मेरा फर्नीचर है, मेरे पास और भी बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें मैं बजाता हूं अकेला बैठकर। तो ये सब, अब इन सब की सेल एक साथ लगा दूं या सबको अलग अलग लॉट में लाऊं? देखो जी, व्हीकल का लॉट अलग रहेगा, फर्नीचर का लॉट अलग रहेगा, ऐसे ही और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के लॉट अलग रहेंगे। यानी कि जब गुड्स लॉट में बेची जाती है तो फिर ईच लॉट इज डीम्ड टू बी अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हर लॉट के लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा। ठीक है जी। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीशन कब होगा? देखो जी, बोली में होता क्या है, मान लीजिए मैंने अपनी घड़ी आपके सामने रख दी, आपने बोली लगानी शुरू की। मोहम्मद अली कहता है सर आपकी घड़ी है 5 लाख, ऋषभ कहता है 10 लाख, ओ माय गॉड, शिवम कहता है 15 लाख। जज ने कहा 15 लाख 1, 15 लाख 2, 15 लाख 3, डन, हथौड़ी मार दी उसने मेज पे, टेबल पे। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। तो सेल कंप्लीट होने के तरीके क्या हो सकते हैं? फॉल ऑफ हैमर, मतलब हथौड़ा मेज पर पीटना, या फिर एनी अदर कस्टमरी मैनर, कोई और पारंपरिक तरीका। फॉर एग्जाम्पल, 3 गिनते ही 1 2 3 तालियां बजाना शुरू, ये भी हो सकता है। एंड जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं करती तो फिर बिडर में रिट्रीट फ्रॉम हिज बिड, मतलब ध्यान रखना बिडर वापस ले सकता है अपने बिड को, जब तक ये हैमर नहीं होगा, जब तक तालियां नहीं बजेंगी तब तक। फिर राइट टू बिड में भी रिजर्व्ड। अब देखो जी, ऐसा है, हमारा देश ना कलाकारों का देश है। अगर मैं अपनी घड़ी लगा दूं यहां पर कि करो ऑक्शन, तो जानते हो तुम्हारी क्लास में ही आधे से ज्यादा तो कलाकार भरे पड़े हैं, वो क्या करेंगे? बोली लगानी शुरू करेंगे, 100 रुपए, 150 रुपए। ऐसा लग रहा है कि मैं घड़ी नहीं बेच रहा, चोर बाजार में खड़ा हूं। तो फिर इसकी असली कीमत तक आने में ही 1 हफ्ता लगा देंगे ये लोग।
तो इससे बचने के लिए मैं अपनी गुड्स का एक रिजर्व प्राइस फिक्स कर सकता हूं कि ये रिजर्व प्राइस है, यहां से नीचे मैं गुड्स को नहीं बेचूंगा। ये रिजर्व प्राइस है, इसे अपसेट प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है राइट टू बिड में बी रिजर्व्ड। हाँ जी, क्या कहता है? कहता है जी राइट टू बिड में बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली बाय और अगेंस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। मतलब बिड करने का अधिकार किसे है, ये सेलर बता सकता है। भाई मैं अपनी चीज रामलाल को नहीं बेचना चाहता, मेरी चीज रामलाल नहीं खरीदेगा, रामलाल से मेरी पक्की दुश्मनी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी चीज रामलाल को बिके। तो फिर तो राइट टू बिड रिजर्व किया जा सकता है सेलर के द्वारा, बिल्कुल रिजर्व किया जा सकता है। और अगर ये राइट रिजर्व किया गया है तो फिर सेलर और एनी वन पर्सन ऑन हिज बिहाफ में बिड, ये भी हो सकता है कि सेलर ये कहे कि हाँ जी मैं इसको अपॉइंट कर रहा हूं, ये मेरी, ये भी मतलब सेलर भी अपॉइंट कर सकता है किसी व्यक्ति को कि ये भी बिड करेगा। राइट ऑफ मतलब बिड करने का अधिकार क्योंकि सेलर के पास रिजर्व होता है। भाई बड़ी सीधी सी बात है कि उसकी गुड्स है, वो जैसे मर्जी बेचे, तो फिर वो कह सकता है कि कौन खरीदेगा ये मैं डिसाइड करूंगा, तो इसलिए बिड करने का अधिकार कौन होगा ये मैं डिसाइड करूंगा। फिर प्रिटेंडेड बिडिंग। प्रिटेंडेड बिडिंग, मान लीजिए सेलर ने अपने बंदे बिठाए हुए थे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे फर्नीचर की जब बारी आई तो फर्नीचर के बारे में ना मैंने 2 बंदे बिठाए हुए थे। अब ऋषभ गुप्ता ने बिड लगाई, वो कहता है फर्नीचर पोपली का 1 लाख। ऋषभ के साथ में ही बंदा एक बैठा था। अच्छा, वो कहता भाई मैंने देखा है पोपली का सोफा, अरे करोड़ों में नहीं मिलता, 1 लाख तो इसका प्राइस कुछ भी नहीं है, तेरे को मिल गया ना सही हो जाएगा। दूसरा बंदा भी मेरा बैठा था, उसने कहा 10 लाख। अब जो ऋषभ के साथ बैठा था ना उसने कहा अरे 10 लाख भी कुछ नहीं है, मैं जानता हूं ना करोड़ों का है। ऋषभ को हवा में चढ़ा दिया। ऋषभ ने कहा 50 लाख, वो सामने वाले ने कहा 70 लाख। ये जो ऋषभ के साथ बैठा था इसने फिर कहा अरे 70 लाख भी कुछ नहीं है, मैं जानता हूं ना करोड़ों का है, मैं जानता हूं। ऋषभ ने कहा 1 करोड़। वाह, मैंने अपने कुछ पपलू बिठाए हुए हैं, वो उठा उठा के बिड बढ़वाई जा रहे हैं, बढ़वाई जा रहे हैं। इसे कहते हैं प्रिटेंडेड बिडिंग। अगर बायर को यह बात पता लग गई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। बायर यस और नो दोनों कर सकता है। तो पहले बहुत सारे रूल हुआ करते थे, मगर अब आपके सिलेबस में छोटे छोटे से 3-4 रूल हैं बस। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट पॉइंट आता है यहां पर इंक्लूजन और इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मान लीजिए मैंने तुम्हें गुड्स बेची 10,000 रुपए की, प्लस जीएसटी लगाया 28%, 2,800, तो बनी कीमत 12,800 रुपए। फिर गवर्नमेंट ने कहा रुको 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 रुको, हम रेट ऑफ टैक्स कम कर रहे हैं। अब रेट ऑफ टैक्स जो होगा वो केवल 10% होगा। अब क्या होगा? कहता है मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बट इससे पहले कि उसे परफॉर्म किया जाता टैक्स के रेट में रिवीजन हो गई। अब क्या होगा? अगर टैक्स में रिवीजन हो गई तो अब क्या होगा? हाँ जी, कहता है व्हेन द टैक्स इज बीइंग इम्पोज्ड, इंक्रीज, डिक्रीज, रेमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स, अच्छा, the parties would become entitled to read just the price of the goods accordingly। तो प्राइस भी एडजस्ट होगा। यस, अच्छा, फॉलोइंग टैक्सेस आर अप्लाइड ऑन द सेल और परचेज ऑफ द गुड्स। कौन से टैक्स अप्लाई होते हैं? जीएसटी लगता है, या फिर कस्टम और एक्साइज भी लगते हैं जब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहे हो तो। ओके, बायर को क्या पे करना पड़ेगा? इंक्रीज्ड प्राइस पे करना पड़ेगा अगर टैक्स इंक्रीज हो गया, और रिड्यूस पे करना पड़ेगा अगर टैक्स रिड्यूस हो चुका है। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत? यश जाके ना वहां देखो कब का मैसेज है। नालायक देखते नहीं है, इंटरमीडिएट में हो हम। हाँ जी, समझ आ गई बात? तो कोई भी टैक्स के रेट में चेंज होता है तो रिवाइज बिल बनेगा। यस, जितना अंडरलाइन किया बस उतना ही पढ़ना।
और ज्यादा नहीं। बोल देता हूं, ये वाला पैरा रेलेवेंट है, ये वाला पैरा रेलेवेंट है, इसको करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट कब कब लगता है, ये वाला रेलेवेंट है और ये वाला रेलेवेंट है, बस दैट्स इट। तो ये आपका पूरे का पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था। अब ध्यान से सुन लेना, हमारी एलएलपी की क्लास कल 9:30 AM पे है, 9:30 बजे सुबह है। शायद हम कल ही इसे, एक काम करो 9:30 9 बजे करते हैं, सुबह 9 बजे है एलएलपी। शायद हमारा कल ही एलएलपी खत्म भी हो जाएगा। कोशिश करेंगे हम एलएलपी को कल ही खत्म कर देंगे 1.5 घंटा लगाकर। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं कल एलएलपी के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।